मयंक, आवाज आ रही है बच्चे? बच्चे का वेट कर लेते हैं पहले, बातें क्या करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने सर्कल किया था ना, लास्ट टाइम हमने सर्कल किया था। ठीक है, आज उसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा पहले मैं आपको, फिर उसके बाद हम देखेंगे नया चैप्टर जो होगा स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल करवाऊंगा। थोड़े दिन हमारा यानी कि एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी स्टार्ट हो जाएगा, उस साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन साथ में सर्कल भी करते चलेंगे। आई होप आपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वगैरह कर ली उस वक्त, तो अपना आपको उसके बाद ऑब्वियसली आपने सर्कल 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा, आपने टेंजेंट कॉन्सेप्ट, तो उसी का मिक्सचर जो होता है आपका क्वेश्चन में आता। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़े दिन रेगुलर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी चैप्टर चलेगा, और साथ साथ सर्कल के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली के बेसिस पे करते रहेंगे। ठीक है, बट ये है कि आपने कम से कम जो इसके क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक कर लिए, ठीक है ना, तभी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। फिर अगर टेक्स्ट बुक भी नहीं की है, उसकी इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से होते हैं, फिर दिक्कत आएगी क्वेश्चन। ठीक है, बस स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए, अगर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं सर्कल आते हैं, अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है तो सर्कल के और क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या क्वेश्चन सर्कल के बन सकते हैं। आपने तो सर्कल में टेंजेंट और सीकेंट पढ़ा है, लेकिन सर्कल में और भी बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि जब भी रेडियस और टेंजेंट में एंगल बनता है, जब भी रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो जहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो हमें बड़े चांसेस हो जाते हैं कि राइट ट्रायंगल बन सकता है, पाइथागोरस थ्योरम बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आपके पास, मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको डायग्राम बनाएंगे। कुछ वैसे डायग्राम दी हुई है इसकी, देखिए क्वेश्चन है, एट वन एंड ऑफ द डायमीटर ए बी, लिख देता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एट वन एंड ऑफ डायमीटर ए बी of circle of radius 5 of circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to circle. Okay. The length of the chord CD parallel to XY and at a distance of 8 centimeter from A. आपको क्या निकालना है? फ्रॉम ए इज, ये डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए इज। देखिए क्वेश्चन भी दिया आपके पास एक सर्कल का, ठीक है, तो पहले तब इसके डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम के साथ देखेंगे कौन से थ्योरम लग सकती है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एट वन एंड ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल। मतलब सबसे पहले तो हम सर्कल बनाया है, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया,
तो कहता है कि डायमीटर ए दिया, तो मतलब उससे एक डायमीटर ले लिया मैंने, ये एक ए ले लिया, ये ले लिया बी, मतलब सेंटर से पास करके सेंटर आ गया ओ, ठीक है। तो ए बी डायमीटर एट वन एंड ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, मतलब इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन, अब टेंजेंट है एक्स ए वाई, मतलब एक्स ए वाई का मतलब वो टेंजेंट ए पॉइंट से पास कर रही होगी, मतलब अगर ये ए पॉइंट है तो मतलब इस तरीके से कुछ ऐसे या ऐसे, इस तरीके से कुछ टेंजेंट जा रही होगी एक्स ए वाई, मतलब ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तो टेंजेंट बन गई एक्स ए वाई, ठीक है। तो टेंजेंट बन गई हमारे पास एक्स ए वाई, टेंजेंट बन गई, इसमें ए बी हमारे पास दिया गया है डायमीटर, इसमें ए बी हमारे पास दिया गया है डायमीटर। हाँ बच्चों, मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एट वन एंड ऑफ डायमीटर, सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, एट वन एंड ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक मैंने डायमीटर भी ड्रॉ किया, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि एट वन एंड ऑफ डायमीटर ए बी, जो डायमीटर ए बी बनाया उसके एक एंड पे ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू सर्कल, टेंजेंट एक्स ए वाई ड्रॉ करो। ये ए बी टेंजेंट के इस पॉइंट पर एक्स ए वाई टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, अब इसी सर्कल में एक कॉर्ड दी है सी डी, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, मतलब ये जो एक्स वाई है ना, इसके पैरेलल आपने कॉर्ड ड्रॉ करनी है यहाँ पे। अब वो आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब एक कॉर्ड है सी डी जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब इस ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है आपको। अब देखिए जरा, इस ए पॉइंट से सेंटर तक का रेडियस आपको पता है, बिकॉज रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब वो कॉर्ड जो है वो इस सेंटर के राइट साइड पे लाई करेगी, तो मतलब इसके राइट साइड पे कहीं पे मैंने ऐसे कॉर्ड ले ली, मतलब ये कॉर्ड ले ली सी डी। मतलब मुझे इतना डाटा पता है, ये जो सीधी कॉर्ड है इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो अब आप खुद बताइए कि अगर ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, ए से लेकर इस पॉइंट तक है 8 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको रेडियस पता है कितना है 5 सेंटीमीटर, इसमें से आपको रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये बाकी रिमेनिंग कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो मतलब इस पॉइंट का नाम अगर मैं एक्स दे दूं, एक्स नहीं, एक्स तो लिया आपने, इसका नाम दे दो आप पी, इस पॉइंट का नाम दे दिया पी, जहाँ पे ये कॉर्ड और ये डायमीटर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट नाम दे दिया पी। और ओपी की वैल्यू कितनी है 3, अभी तक टोटल सेंटर से लेकर कॉर्ड का डिस्टेंस 8 बनेगा, जो क्वेश्चन कंडीशन है। अब उसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, आपको इस सी डी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये जो सी डी कॉर्ड है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है कि एक तो कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये जो सी डी है ये इस एक्स वाई के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना, सी डी एक्स वाई के पैरेलल है, बाकी रेडियस दिया हुआ है 5, मतलब ओ ए रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया है, और ए से लेकर पी तक डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, टोटल ए पी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको निकालनी है सी डी की लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, सी डी की लेंथ निकालनी है। नहीं बच्ची, एनसीईआरटी का नहीं, ये ऐसी एडिशनल है, क्वेश्चन अच्छा था तो इसलिए मैंने पकड़ा, ये एनसीईआरटी का नहीं। एनसीईआरटी में तो लास्ट टाइम आई थिंक कंप्लीट किया था क्वेश्चन, लास्ट टाइम एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे लास्ट तक ना, आपको को याद है, एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे किए थे, ठीक है। ये उसके अलावा सर्कल का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब आपने निकालना क्या रखा, गिवन डाटा है। पहली बात तो जब भी आपको सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे दिखती है तो आपको माइंड में स्ट्राइक कर लीजिए थ्योरम कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पर जाता तो वो उसको बाइसेक्ट करता, लेकिन यहाँ सेंटर से तो एक लाइन जा रही है कॉर्ड पे, परपेंडिकुलर तो है नहीं, परपेंडिकुलर तो है नहीं है, ठीक है ना। बस ये एग्जाम्पल भी नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन एग्जाम्पल भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब आपने लास्ट टाइम है क्वेश्चन की द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, इस कॉर्ड सी डी की लेंथ निकालनी है आपको पैरेलल टू एक्स वाई विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम,
ये जो कॉर्ड है सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो बताइए इस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, आपको वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अरे तो क्वेश्चन पता लगा क्या है, तो अब इसका देखते हैं सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करोगे। आपको निकालनी है कॉर्ड की लेंथ, है ना, आप कॉर्ड की लेंथ निकालनी मतलब CD। तो पहले तो मैं देखूंगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये उसने हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमारे पास उसने गिवन दी हुई है ये दोनों लाइन पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपको याद आएगा अब आपने लाइन एंड एंगल, क्योंकि ना इसमें ज्योमेट्री यूज होती है आपके, आपने लाइन एंड एंगल पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, पिछले साल पढ़ा था। ठीक है अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना सर्कल में, पता नहीं लास्ट टाइम क्लास में की थी, लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे सर्कल के। ठीक है ना, तो अब उसके बाद मैंने फिजिक्स से जंप किया। ठीक है, वो खत्म की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अब उसके बाद मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो काफी अच्छे लगे थोड़े। चलिए ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में डाउट है वो इसके बाद देखते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दो, फिर मैं इसी के बीच में करवा दूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बता दो जो भी है। ठीक है, मैसेज कर दूंगा। अच्छा देखिए, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो आपको बोला गया कि कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो कॉर्ड की लेंथ तो निकालनी है, मेरे पास गिवन डाटा क्या दिया है, गिवन डाटा से आपके पास निकलेगा रिजल्ट। उसने हमें दोनों कॉर्ड पैरेलल दी, तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, जब भी दो लाइन पैरेलल है मतलब कि ये एक्स वाई और ये CD, ये दोनों पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल आ रही है। अब जब भी दो लाइन पैरेलल हो रहे ट्रांसवर्सल, तो वहां से काफी आउटपुट मिलते हैं मुझे, वहां से अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सम ऑफ कोइंटियर एंगल, बहुत आउटपुट होते हैं। अब मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है, अब देखिए मैंने सोचा कि अगर मुझे CD कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चे करवा दो। तो जो CD कॉर्ड है इसके बाद करवा देता हूँ। ठीक है, 12, 13, ठीक है बच्चे, इसके बाद करते हैं। तो जो हमारे पास CD कॉर्ड है, जो हमारे पास CD कॉर्ड है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सेंटर से ये जो लाइन जा रही है CD कॉर्ड पर, सेंटर से जो लाइन जा रही है CD कॉर्ड के ऊपर, क्या ये CD कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी? क्योंकि जब भी सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे आती है तो ये सिर्फ 99% लगती है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, लेकिन उसके लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि लाइन परपेंडिकुलर, उसके लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर। तो मतलब मैंने सोचा कि अगर O से P तक अगर यहाँ पे किसी तरीके से 90 डिग्री एंगल आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो मैंने सोचा परपेंडिकुलर शो करने के लिए तो मेरे पास तो फिर एक थ्योरम थी कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल हैं और बीच में टेंजेंट आ रही है, तो आपने पढ़ा होगा ना, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। दो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, है ना। अब इसका मतलब कि आप बोल सकते हो कि अगर एक्सवाई टेंजेंट है और CD कॉर्ड है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, है ना। अब मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि अप्रोच करेंगे, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होना चाहिए। अब देखो जरा, एंगल 1 का मेजर तो 90 डिग्री है, लेकिन बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू, थ्योरम 1, रेडियस, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बाय थ्योरम 1 ऑफ सर्कल, 10.1 ऑफ सर्कल, जो एंगल 1 होगा 90 होगा, और अगर एंगल 190 है, 1 प्लस 2 का सम 180 है, तो मतलब एंगल 290 होगा। तो जैसे ही एंगल 290 आया, फिर मेरे मन में थ्योरम से कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो पहले हम इतना करते हैं, मतलब देखिए प्रूफ में क्या लिखा मैंने, पहले तो मैं लिखूंगा सिंस जो आपका एक्स वाई है वो पैरेलल है CD के, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और साथ में AP एक ट्रांसवर्सल है, AP एक ट्रांसवर्सल है, AP अगर एक ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अब लिखूंगा मैं नाउ OA इज परपेंडिकुलर टू XY, यहाँ पे लिखूंगा थ्योरम 10.1। OA रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो सर ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल 1 90 होगा। अब अगर एंगल 1 90 है तो इसमें पुट करूंगा तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा 90, देयरफॉर एंगल 2 भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, एंगल 2 90 डिग्री आ गया।
अब देखिए जरा, अगर एंगल टू 90 डिग्री है, अब आपको दिख रहा है, अगर आप इस, ये देखिए ये आ गया एंगल टू, ये था, ये एंगल टू आ गया। अब ओ से ए तक रेडियस है और ओ से सी तक का भी रेडियस है, ओ से डी तक का भी रेडियस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। ओ से सी को या फिर ओ से डी को ज्वाइन किया। मैंने ओ से सी को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस पॉइंट से या सी को ज्वाइन कर दूं या डी को ज्वाइन कर दूं तो एक राइट ट्रायंगल क्रिएट हो जाए। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? एक राइट ट्रायंगल। जैसे आपने ओ से सी को ज्वाइन किया तो मतलब आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़नी थी, आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चाहिए थी, मेरे को ज्वाइन करना पड़ा ओसी, है ना, उसी को ज्वाइन किया अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। अब जैसे ही उसी को ज्वाइन किया, अब देखो ओसी इज द रेडियस, हाँ ठीक है, ओसी इज द रेडियस एंड रेडियस इज 5। तो सर रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 5, एक साइड 3 है तो लास्ट वाली साइड निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो अब आप लगाओगे जो ट्राइंगल था आपके पास ओसीपी, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, है ना। ये जो ओसीपी था इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पीजीटी, जो कि आपकी कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास सीपी मान लेते हैं इसको, और बेस आपके पास 3 दिया था, समझे। तो ये थर्ड साइड निकल जाएगी ना, मतलब मेरे पास सीपी निकल जाएगा। सीपी मतलब उस कॉर्ड जिसकी लेंथ निकाली उसका आधा निकल जाएगा, तो उसका डबल कर दूंगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सीपी का स्क्वायर। तो सीपी का स्क्वायर कितना आ गया? 25 माइनस 9 16, 5 4 9। तो सीपी की वैल्यू आ गई 4। तो देख रहे सीपी की वैल्यू 4 का मतलब है ये जो कॉर्ड था उसकी आधी लेंथ 4 है। अगर ये 4 है तो ये भी 4, तो मतलब टोटल लेंथ कितनी कॉर्ड की? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर टोटल कॉर्ड की लेंथ। तो यही उसने बोला था कि कॉर्ड की टोटल, मतलब इसमें आपका पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, आपका रेडियस टू टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और आपका लाइंस एंड एंगल वाला कोइंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज। समझ आया ये? आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी 10.12 13 एग्जांपल, ठीक है 12 13 बच्चे क्लियर है ये? अब मैं आपको समझाता हूँ जो आपने मुझे मैसेज किए हैं, देख लीजिए इसको, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन चलो मैं बाद में देखता हूँ, फिर पहले आपको जो आपने वो डाउट पूछे पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ। इसमें देख लीजिए, इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? 10.2 वाला आपने आपने बोला मुझे 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना, ये बोला आपको। चलिए ठीक है, देखिए समझा रहा हूँ जरा, 3 क्वेश्चन लिखे आपने, इसको रब कर दें। एग्जाम्पल नंबर जूम कर लूंगा, बच्चे दिख रहा है? थोड़ा कम कर दीजिए। अब ठीक है, करियर में सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, फिर क्वेश्चन भी करते हैं। हम एग्जाम्पल नहीं करवाई थी ना, मैंने आपको बुक दी थी, चलिए कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जूम हो गया, और कम कर, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कुछ भी ले लो, फटाफट कर लो, मैं समझाता हूँ। कर दे, रब कर दें इसको बच्चे। मिटा दें इसको बच्चे। देखिए, अगर एनसीईआरटी में डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो आपको एनसीईआरटी आने चाहिए अच्छी तरह, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी डाउट है तो भी पहले वो क्लियर करते हैं, ठीक है।
देखिए जरा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए जो आपने बोला है एग्जाम्पल नंबर 1 2 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बोलिए उसमें प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बोले हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल मैंने ये बना लिया, एक सर्कल मैंने ये बना लिया, इनका सेंटर दे दिया ये, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल the chord of the larger circle which touches the smaller circle, मतलब आप एक ऐसी कॉर्ड बनाओ बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करके निकले, मतलब कि आपने किसी तरीके से इस तरीके से मैंने कॉर्ड बना ली, मैंने बना ली AB is the chord, so AB is the chord of larger circle which is getting touched by the smaller circle। तो क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ क्या करना है, गिवन डाटा क्या है, एक तो गिवन डाटा क्या है और प्रूफ क्या दिया आप करना है, आपको सेंटर है हमारे पास। प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच इज गेटिंग टच्ड बाय द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ये जो कॉर्ड है ना ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आता ही आपका रेडियस ऑफ टेंजेंट में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आता है रेडियस ऑफ टेंजेंट में। तो इसका मतलब पहले तो मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इस रेडियस से, तो पहले तो मैंने रेडियस को ज्वाइन किया, मतलब मेरे पास कंस्ट्रक्शन थी, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया ओ, इस पॉइंट का नाम दे दो लेट इट बी सी, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मतलब मुझे प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर वो कॉर्ड जो बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में बट रही है, तो मतलब अगर ये सी पॉइंट पर बाइसेक्ट होनी चाहिए कॉर्ड, मतलब मुझे प्रूव करना है एसी और बीसी बराबर, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि एसी और बीसी बराबर। और मेरे पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि सिंपल एबी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, एबी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखिए जरा प्रूफ में आप क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात है टेंजेंट, अगर छोटे सर्कल से वो टेंजेंट बन रही है तो आपको टेंजेंट वाली थ्योरम पता होनी चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90 डिग्री होता है। तो मतलब छोटे सर्कल में अगर ऊंची रेडियस है और एबी टेंजेंट है तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो पहले मैं सिंपल लिखूंगा सिंस कि हमारा ओसी जो है रेडियस है, ओसी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना। ओसी जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्कल का है और साथ में एबी इज द टेंजेंट, और एबी जो है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है लेकिन बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, एंड एबी इज द टेंजेंट। तो सर्कल है रेडियस है टेंजेंट है, तो इसका मतलब रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, तो सर इसका मतलब रेडियस ओसी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा एबी, ठीक है। इसका मतलब ओसी जो रेडियस है वो एबी टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 2 दोनों के दोनों एंगल 90 होंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। यहाँ पे आपकी थ्योरम 1 आ जाएगी, यहाँ पे आपकी थ्योरम नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या शो कर रहा है, मुझे शो कर रहा है कि ये इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो दो तरीके करने के, दो तरीके करने के। पहला तरीका जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री आया, जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री आया आप बोल दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब बड़े सर्कल के लिए, लार्जर सर्कल के लिए एबी जो है वो एज अ कॉर्ड एक्ट कर रही है, लार्जर सर्कल के लिए एबी जो है एज अ कॉर्ड एक्ट कर रही है, तो मतलब आप बोलोगे अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आ रहा है कॉर्ड में, परपेंडिकुलर तो मैंने शो कर दिया 90 डिग्री, मैं सीधे लिखूंगा नाउ ओसी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एबी ऑफ लार्जर सर्कल, देयरफॉर ये कॉर्ड जो होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, बिकॉज आपने थ्योरम पढ़ी है सर्कल में एक 9th में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब सीधी सीधी बाइसेक्ट हो जाएगी। एक तरीका ये है, ये सिंपल तरीका है, मैं यही अप्लाई करूंगा। तो दूसरा तरीका ये है आप ओए और ओबी को ज्वाइन करो और उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, वैसे भी कर सकते। अगर आप ओए और ओसी को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका एक ओए ओसी रेडियस आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और 90 डिग्री आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा। लेकिन मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है, कॉन्ग्रुएंसी से लेंथ बढ़ जाएगा, ज्यादा इजी मुझे लग रहा है, मैं सीधे सीधे फिर 1 to 90 आया, फिर लिखूंगा नाउ AB is the chord of larger circle,
AB is the chord of larger circle and OC is the perpendicular, और OC जो है बड़े सर्कल के लिए परपेंडिकुलर है, छोटे सर्कल के लिए रेडियस। Therefore सीधे लिखूंगा, therefore AC is equal to BC। AC is BC क्यों लिखा? तो मैं साइड पे थ्योरम लिखूंगा, perpendicular from center to chord bisects the chord, bisect the chord। समझ आई थ्योरम ये? और एग्जांपल क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत है? सिंपल थी है। देख लीजिए, किसी को डाउट है इसमें? मैं बताया था हमने किया क्या, हमारे पास एक सर्कल था, दो सर्कल थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर सेम था। तो मैं बोला गया था कि बताइए कि जो एक बड़े सर्कल की कॉर्ड है, प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बाइसेक्ट होगी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जो रेडियस और टेंजेंट में कॉमन होता है। तो मतलब ये था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मैंने छोटे सर्कल से सेंटर से यहाँ तक ज्वाइन किया, ये बन गया रेडियस, ये टेंजेंट। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, मतलब मुझे शो करना था AC और BC बराबर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि छोटे सर्कल के लिए OC जो है रेडियस है और AB जो है टेंजेंट है। तो बाय थ्योरम 10.1 the tangent of this circle is always perpendicular to the radius of circle at the point of contact। ये टेंजेंट और रेडियस जो है परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये OC जो है AB के परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एंगल 90 होंगे, मतलब 1 और 2 दोनों 90। अब जैसे दोनों 90 डिग्री है, अब दूसरे केस में मैंने इस AB को एज अ कॉर्ड कंसीडर किया बड़े से। पहले केस में AB को टेंजेंट लिया तो 90 डिग्री लाया, अब दूसरे केस में AB को एज अ कॉर्ड लिया बड़े से। AB इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड नाउ इस कॉर्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो सीधे सीधे थ्योरम याद आई मुझे 9 की, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इस सेंटर से भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पर आता है, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AC इज इक्वल टू B। खत्म। क्लियर है बच्चे? रब कर दें इसको, किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो, अदरवाइज मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपके पास। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। हाँ, टू टेंजेंट्स TP एंड PQ आर ड्रॉन टू द सर्कल। क्या था, एक सर्कल है, इस सर्कल में दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से TP एंड TQ। तो उसमें बोला कौन था हमारे पास, सिंपल लेकिन डिफरेंट आएगा हमारे पास। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, बिल्कुल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T टू टेंजेंट्स TP एंड PQ आर ड्रॉन। सर्कल का वही सेंटर होगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, TP एंड PQ आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट, आपको सिंपल बोला कि टू प्रूफ क्या करना है आपको टू प्रूफ करना है एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OP, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OP। ठीक है, आपको गिवन सिंपल डाटा आप लिख सकते गिवन में PT एंड PQ आर द टू टेंजेंट्स। ठीक है, TP और TQ दो टेंजेंट्स आप। ठीक है, अब आपको टू प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ। ठीक है, एंगल P, अब देखो जरा इसको पहले मार्किंग करता हूँ मैं। एंगल PTQ कहाँ पे है, PTQ मतलब ये वाला एंगल। कहता है जो ये एंगल है, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OPQ। अब OPQ कहाँ पे, OPQ, मतलब उसके लिए आपको PQ को ज्वाइन करना पड़ेगा ना। OPQ तो मतलब OPQ एंगल एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो मतलब एक तो आपको OP को ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको PQ को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो OPQ एंगल ये वाला एंगल है ना, OPQ एंगल तभी बनेगा। तो मतलब ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से आ जाती है, कंस्ट्रक्शन यहाँ से आ जाती है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा OP को और P, है ना, ज्वाइन OP एंड PQ, तभी तो एंगल OPQ जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं इन दोनों एंगल को मार्क कर देता हूँ 1 और 2, दोनों को ज्यादा प्रेफर लगता है। ठीक है, आगे करता हूँ, इसको मैंने मार्क कर दिया एंगल नंबर 1, इसको मार्क कर दिया एंगल नंबर 2, क्योंकि एंगल को बड़ी बार लिखना पड़ता है तो एंगल भी बढ़ता है। ठीक है, देखिए जरा प्रूफ में क्या करूंगा मैं,
अब जैसे मुझे पता लगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही, आपको याद है ना थ्योरम नंबर सेकंड, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स आती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स निकलते हैं उनकी लेंथ बराबर हो, तो आप बोलोगे टीपी और टीक्यू बराबर है, ठीक है ना। आप बोलोगे सिंस टीपी इज इक्वल टू टीपी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी थ्योरम 10.2, ठीक है ना। आप पहले लिख लेना, सिंस टीपी एंड टीक्यू आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, ठीक है। तो टीपी और टीक्यू मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगा। अब थ्योरम आपके आ जाएगी। अब देखो जरा, आपको जब मैंने इस टीक्यू को ज्वाइन किया ना, तो वहां पे एक ट्राइंगल जनरेट हो गया, ट्राइंगल टीपीक्यू, देख रहे हो, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, तो इस ट्राइंगल में दो साइड बराबर है ना, ये दोनों साइड भी तो बन रही है ट्राइंगल की, मतलब टीपीक्यू में टीपी और टीक्यू साइड बराबर। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। आपने थ्योरम पढ़ी हुई है भी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो मतलब इन ट्राइंगल टीपीक्यू आप बोल सकते हो टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, है ना, प्रूव्ड अबव, जस्ट ऊपर प्रूव किया आपने। तो अगर टीपी और टीक्यू बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर है, तो मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब अगर टीपी और टीक्यू बराबर है तो इनका ऑपोजिट एंगल, टीपी का ऑपोजिट एंगल आ गया एंगल टीक्यूपी, एंगल टीक्यूपी इज इक्वल टू टीक्यू का ऑपोजिट एंगल आ गया एंगल टीपीक्यू, एंगल टीपीक्यू। रीजन आएगा यहाँ पे आपका एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। अगर आपकी दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, मतलब कि जो ट्राइंगल था टीपीक्यू में, इसमें दो एंगल्स बराबर है, तो मतलब अब मैं इस ट्राइंगल में एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाता हूं, क्योंकि दो एंगल्स बराबर है। तो मैंने क्या किया, अब इस ट्राइंगल में एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो जरा, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, ये जो टीपीक्यू है मतलब इसमें तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक तो आ गया एंगल 1 प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं वैसे इसका नाम भी एंगल 2 एंगल 3 दे सकता था, तो नहीं दिया मैंने। तो एंगल 1 प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूबी 180 डिग्री, लेकिन टीपीक्यू और टीक्यूबी बराबर है, तो मैं इन दोनों एंगल्स को ना इस एंगल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंगल टीपी, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल टीपीक्यू, इस टीक्यूपी, इस एंगल की जगह पे ये एंगल लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर, इसकी जगह पे एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 180। मतलब ये बन गया एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। मतलब यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई एंगल 1 टीपीक्यू प्लस टीपीक्यू, 2 टाइम्स ऑफ टीपीक्यू, इस एंगल 1 को वहां पे ले जाता हूँ, तो सर 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपीक्यू की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस एंगल। एक रिलेशन मेरे पास यह, ठीक है। क्या रिलेशन आया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपीक्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर अल्फा, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मुझे बताइए जरा, ओपी जो है वो रेडियस है ना, ओपी जो है ये रेडियस है सर्कल का, और टीपी जो है टेंजेंट है। तो जहां भी आपको रेडियस और टेंजेंट दिख सकता है वहां पे उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो आप लिखोगे नाउ ओपी इज द रेडियस एंड टीपी इज द टेंजेंट, वो टीपी जो है वो टेंजेंट है, देयरफॉर रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। यहाँ पे आ जाएगा आपकी थ्योरम 10.1, द टेंजेंट, जो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ओपी जो है वो टीपी के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल कौन सा होगा, एंगल टीपीओ। देखिए ये पूरा एंगल, इसका मतलब ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, रेडियस और टेंजेंट एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल टीपीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल। अब टीपीओ को ब्रेक कर दो, सर टीपीओ में एक एंगल लाई कर रहा है ये वाला टीपीक्यू, इसके अंदर लाई कर रहा है एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90।
है ना। क्या देखा आपने कि ये जो टीपीओ एंगल था 90 डिग्री, ये टीपीओ एंगल 90 डिग्री था, इस पूरे एंगल को ब्रेक कर दिया। तो जो टीपीओ पूरा एंगल था इसके अंदर आ रहा था ये वाला एंगल टीपीक्यू और एक एंगल 2, तो टीपीक्यू प्लस 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से भी मैंने एंगल टीपीक्यू की वैल्यू निकाल दी, वो आ जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल 2। ठीक है, इसको ले जाइए क्वेश्चन नंबर बीटा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ से मैंने निकाली एंगल टीपीक्यू की वैल्यू और यहाँ पे था 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपीक्यू, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता यहाँ से जो एंगल टीपीक्यू की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दूं जहां पे एंगल टीपी है ना। तो मैं क्या करूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन अल्फा। जो बीटा, जो मैंने इक्वेशन नंबर बीटा में एंगल टीपीक्यू की वैल्यू निकाली, एंगल टीपीक्यू की वैल्यू निकाली है ये, इस टीपीक्यू की जो वैल्यू निकाली है ना 90 माइनस एंगल 2, इसको मैं पुट कर दूंगा इस टीपीक्यू। तो देयरफॉर आपकी वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपीक्यू था, एंगल टीपीक्यू की जगह क्या आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल 1। तो देखिए 2 इंटू 90 180 डिग्री, 2 इंटू एंगल 2 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल। तो देखिए 180 डिग्री 180 डिग्री गया, ये भी गया आपके पास, माइनस माइनस भी गया। तो देखो क्या रिलेशन आया आपके पास, आपके पास रिलेशन आ गया एंगल 1। मुझे क्या प्रूव करना था, एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पीटी। तो मेरे पास मतलब एंगल 1 जो था वो बराबर आ गया 2 टाइम्स एंगल 2। और एंगल 1 क्या था, एंगल 1 देखो, एंगल 1 था मेरा एंगल पीटीक्यू, वही था एंगल 1 था मेरा एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, और एंगल 2 क्या मार्क किया था मैंने, ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू। तो ये देखो ये हमारा पास हो गया 2। मतलब मैंने इस पीटी की, जो पीटीक्यू था ना, इसको मैंने 2 जगह से निकाला। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास पीपी और टीक्यू दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, तो आपको प्रूफ करना था कि ये वाला जो एंगल है पीटीक्यू ये 2 टाइम्स होना चाहिए ओपीक्यू। तो ओपीक्यू तो बना ही था मेरे पास, तो पहले मैंने ओपी को और पीक्यू को ज्वाइन, तो वहां से एंगल ओपीक्यू बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि टीपी और टीक्यू बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। फिर मैंने इसके बाद इस ट्राइंगल में एंगल प्रॉपर्टी ली, एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे। तो एंगल 1 प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे। मैंने इन दोनों एंगल्स को एक एंगल की फॉर्म में लिख दिया, एंगल टीपीक्यू की फॉर्म, एंगल टीपीक्यू की फॉर्म में। तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू 180 डिग्री। तो वहां से मैंने 2 टाइम्स एंगल टीपीक्यू की वैल्यू निकाल दी 180 डिग्री। मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एंगल टीपीक्यू, 2 टाइम्स ऑफ टीपीक्यू, इस एंगल की वैल्यू निकाली। फिर मुझे पता लगा कि मैं इस एंगल को एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, अगर मैं रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री लेता हूँ। तो मैंने सोचा ये था रेडियस, ये था टेंजेंट, तो इनके बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। तो मतलब ये कंप्लीट एंगल टीपीओ जो होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन इस टीपीओ में 2 एंगल्स पड़ रहे हैं, ये जो टीपीओ है ये पूरे में पड़ रहा है, एक एंगल ये टीपीक्यू और ये वाला एंगल, मतलब जब आप इन दोनों एंगल्स को जोड़ोगे तो आपका ये पूरा एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो मैंने टीपीओ को ब्रेक कर दिया टीपीक्यू प्लस एंगल 2, तो वहां से मैंने टीपीक्यू की वैल्यू निकाल दी 90 मिनट। तो मैंने देखा यहाँ से जो मैंने एंगल टीपीक्यू की वैल्यू निकाली है वो मैंने पुट कर दी, तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे टीपीक्यू की वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 कट गया, माइनस माइनस कट गया, बन गया एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और एंगल 1 था एंगल पीटीक्यू और एंगल 2 था ओपीक्यू। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो मेरे पास आ गया। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख लीजिए सबको क्लियर है ये? ठीक है, नोट कर रहे हो या रब कर दूं मैं इसको? रब कर दें बच्चे इसको? ठीक, ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, सही है। ठीक है,
बच्चे फर्स्ट मेथड रिपीट कर दो। क्या लिखा बच्चे आयुष बोलो? फर्स्ट मेथड रिपीट कर दो। बच्चे कौन सा फर्स्ट मेथड बोल रहे हो आप? मैंने समझा नहीं, मैंने मैथ यही पढ़ा। आयुष आयुष भगत बच्चे फर्स्ट मेथड कौन सा फर्स्ट मेथड बोल रहे हो? समझा नहीं, किस मेथड की बात कर रहे हो? दोबारा लिखो जरा। ठीक है, लिख देना जो भी होगा। अब देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, अच्छा देखिए एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास 3 है, क्वेश्चन आपके पास कहता है PQ इज अ कॉर्ड of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect point is C figure 10.9। इधर आपको दिए तो फिगर बना देता हूँ मैं। दो टेंजेंट आ रही हैं, यहाँ पे हो गया PTQ। सेंटर हमारे पास कुछ होगा O। ठीक है, तो हमारे पास PQ आ गया ये। ठीक है, PQ कॉर्ड। अब कहता है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। जो PQ कॉर्ड है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर लगभग, मतलब कि कुछ यहाँ पे लिख रहा है 8 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ। ठीक है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस 5 है, मतलब कि यहाँ से जन्म कर देता हूँ, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P and Q intersect at point D, find the length C। आपको CP की लेंथ निकालना है। ठीक है, मतलब गिवन डाटा मेरे पास दिया है, जैसे कि PQ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद PQ 8 सेंटीमीटर दिया मेरे पास, तो मेरे को साथ में रेडियस दिया हुआ है OQ भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे आपको सर्कल में कहीं कॉर्ड दिखती है तो आपके माइंड में आना चाहिए सर्कल में कॉर्ड है, उस सेंटर से परपेंडिकुलर जाना चाहिए, सेंटर से परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको ज्वाइन करेंगे, इसके बाद ये टेंजेंट रेडियस कॉमन ट्राइंगल कॉम्पोनेंट ये इक्वल, इसके बाद फिर वो छोटे छोटे ट्राइंगल में रेडियस कॉमन एंगल, फिर वहां से एंगल लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो परपेंडिकुलर ऐसा होता है। देखो बात है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सर यहाँ से O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, तो जरूरी नहीं है कि जब उसको आगे एक्सटेंड करूंगा वो T पॉइंट पे ज्वाइन करे। तो मैंने क्या किया, इसमें आपसे सिंपल T से लेकर O को ज्वाइन किया। मैंने T से लेकर O तक ज्वाइन किया, मतलब कि मुझे 2 का करना, मुझे TP की लेंथ निकालना है ना, जो TP है ना उसकी लेंथ निकालना। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन में एक तो ज्वाइन किया है OP को और OQ। ठीक है, मैंने OT को और OQ को किया है ज्वाइन। ठीक है, OT और OQ ज्वाइन। अब देखो वो सामने OP को भी ज्वाइन किया है, ये कॉम्बिनेंसी लगानी है तो मेरे को OP को जाना है, एंड OT OP एंड OP। ठीक है, OT OP एंड OP। अब सबसे पहले मैं देखो इसमें को 2 बार कॉम्बिनेंसी लगानी पड़ेगी। पहले मैं बड़े ट्रायंगल में कॉम्बिनेंसी लगा, बताइए जरा क्या क्या लगेगा इस ट्रायंगल में। मैं ट्रायंगल आपको बताता हूँ। एक तो ट्रायंगल आपको करना है OPT एंड ट्रायंगल OQT। देखो जरा OPT ये वाला ट्रायंगल, OQT ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में कॉम्बिनेट करने तो क्या क्या करूंगा बताओ, क्या क्या होगा इन दोनों ट्रायंगल में, करिए मैसेज शाबाश।
ओपीटी और ओक्यूटी क्या क्या होगा इन दोनों ट्रायंगल में? अगर मैंने को कॉन्ग्रुएंसी करनी है तो करो, उंगलियों को कष्ट वगैरह लिखो। ओटी कॉमन, ठीक है, और ओटी कॉमन और शाबाश। PT is equal to PQ, बिल्कुल। The length of tangents from external point are equal, बिल्कुल। TP is equal to TQ और TQ, हाँ TP is equal to TQ, बिल्कुल। TP is equal to TQ आ जाएगा। और थर्ड चीज OP is equal to OP रेडियस है ना, OP is equal to OQ रेडियस भी रह सकते हो या फिर 90 डिग्री एंगल भी रह सकते हो। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री एंगल जो आपको चाहिए। तो देखिए जरा, एक तो मैंने लिख दिया OP is equal to OQ, हाँ ठीक है। मैंने लिखा OP is equal to OQ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। फिर आपने लिखा PT is equal to QT, ये आ जाएगा एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है। और साथ में लिखिए OT is equal to OT कॉम। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने यहाँ से क्या आउटपुट लेना था, देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं। मतलब इस ट्रायंगल में एंगल 1, इस ट्रायंगल में एंगल 2 इक्वल, सीपीसीटी से। देयरफॉर आप बोलोगे, आपको दिख रहा है ना आपको, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, ठीक है। यानी सीपीसीटी से एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। अब ये मैंने जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल क्यों लिए हैं, अब मैंने दो छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, वहां पे आंसर कौन से दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, देखो इन ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओपी, मैंने इसका नाम नहीं दिया ना, जहां पे ये कॉर्ड और ये ओटी इंटरसेक्ट करे थे ना, इसको नाम दे दो कुछ, क्या पी क्यू आर, इसका नाम दे दिया आर, ठीक है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल ओपीआर, इन ट्रायंगल ओपीआर एंड ट्रायंगल ओक्यूआर, एंड ट्रायंगल ओक्यूआर। अब देखो सर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ओपीआर ओक्यूआर बिल्कुल हो सकते हैं। एक सर ओपी इज इक्वल टू ओक्यू रेडियस, ओआर ओआर कॉमन, और एंगल 1 एंगल 2 जो मैंने अभी किया है ना। तो बिल्कुल सर ओपीआर और ओक्यूआर में क्या बोलोगे सर, ओपी इज इक्वल टू, ये मैं इतनी क्या मेन क्यों कर रहा हूँ, तो मैं पेंट कर रहा हूँ ये एंगल को नेगेटिव बनाने। तो सर ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, एक तो आ जाएगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओपी ओक्यू बराबर ओआर ओआर कॉमन, और साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जस्ट वही प्रूफ किया था मैंने। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड, मतलब सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे ऐसे। अब देखो क्या बोलते हैं, अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसको नाम दे दिया मैंने 3, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 4। तो सर इसका मतलब अगर ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट से बराबर हो गए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सीपीसीटी है ना। मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने ये लिया एंगल 3 और इसमें लिया एंगल 4, तो मतलब 3 और 4 बराबर है। लेकिन देखो एंगल 3 एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहा है आपको, एंगल 3 एंगल 4 लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो 3 + 4 180 डिग्री, तो वहां से आपका एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, समझे। अब आया जाके वो 90 डिग्री। तो मैं शुरू में सोच रहा था कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर आएगा तो वो स्पॉट को बाइसेक्ट करेगा, अब आया वो, ठीक है ना। एंगल 3 एंगल 4 बराबर, नाउ सर एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 + 4 180 डिग्री, तीनों दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 कितना है 90 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री है, इसका मतलब ये बेसिकली 90 डिग्री आ गया, 3 और 4 90 डिग्री आ गया। अब जैसे 90 डिग्री आ गया, अब मैं सीधे बोलूंगा नाउ OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स, देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हाँ ठीक है, बिल्कुल प्रूफ बता दो, ठीक है ना। अब लिखूंगा नाउ OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। अगर एंगल 3 90 है, 4 90 है, तो मतलब ये OR परपेंडिकुलर आ रहा है PQ, तो देयरफॉर OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर PR इज इक्वल टू QR, है ना, ठीक है ना। फिर इसमें हमें क्या प्रूफ करना था,
जब प्रूफ है हमें टीपी की लेंथ निकाली है, ये टीपी की लेंथ निकाली है, जो टेंजेंट है ना एक्सटर्नल टेंजेंट, इसकी लेंथ निकाली, ठीक है। अच्छा देखिए, तो मतलब पी आर और क्यू आर बराबर हो गए, तो पी आर और क्यू आर बराबर हो गए, रीजन क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब देखिए जरा, मतलब कि मेरे पास पी आर कितना हुआ, इसका मतलब सर आपने टीपी में टीपी लिखा था तभी कंफ्यूज हो गया है, टीपी में टीपी, बच्चे समझा नहीं, आपको क्या डाउट के लिखा है टीपी में टीपी मतलब, टू प्रूफ, अच्छा 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 ओके, ये प्रूफ है, हाँ हमें टू प्रूफ करना है, ठीक है, हाँ ये भी टू प्रूफ करना है, ये भी टू प्रूफ है, टू प्रूफ हमें करना है, टीपी की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना, वो भी टू, ठीक है ठीक। अच्छा देखिए, तो मतलब मेरे पास पी आर और क्यू आर दोनों बराबर हो गए, मतलब ये जो कॉर्ड है ये बेसिकली बाइसेक्ट हो रही है, और देखो मुझे कॉर्ड की लेंथ पता भी थी 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब पी आर और क्यू आर दोनों 4 सेंटीमीटर हुए, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, अगर ये एंगल 390 डिग्री है, जिसमें से ये पी आर 4 है, पी आर 4 है, ये ओपी 5 है, तो ये जो ट्राइंगल है ओपीआर, इसमें एक एंगल 90 डिग्री, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस ओआर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एंगल 90 डिग्री और बाकी दोनों साइड हैं, तो तीसरी साइड भी निकल सकती है पीरियड से, बिल्कुल। तो अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर पीजीटी लगाएंगे, ठीक है, ओ पी आर में पाइथागोरस लगाएंगे, तो एंगल थी था 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो मतलब पीजीटी तो कहती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, तो 90 के ऑपोजिट पाइथागोरस है हमारे पास ओपी, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी आर मान लो, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास ओ आर, तो ओपी दैट इज रेडियस, रेडियस हमें दिया था 5 सेंटीमीटर, फिर रेडियस था 5 का स्क्वायर, पी आर अभी आपने निकाला, पी आर कितना निकाला 4 सेंटीमीटर, और ओ आर तो आपके पास नहीं पता, एक्स का स्क्वायर, एक्स नहीं मतलब ओ आर ही रहने दो, तो मतलब 5 आ, जब भी 5 आ देखेंगे तो वो 3 आता है, ट्रिपलेट आपको तो याद, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे ओ आर का, तो ओ आर की वैल्यू आ गई √9, मतलब ओ आर की वैल्यू +3 लेके चलेंगे ना, क्योंकि साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ओ आर आ गया 3, अब ओ आर देखो कितना, ये जो ओ आर आ गया, अब ध्यान से देखना जरा, मेरे पास ओपी भी है 5, पी आर भी है 4, ओ आर भी निकाला 3, अब मुझे निकालना है टीपी, ठीक है, तो अब मैं सिंपल देखो, आगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, पहले हमने 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगाई, एक बार बड़े ट्रायंगल में, फिर एंगल में छोटे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, एक बार कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद मैंने लीनियर पे लगाया, फिर वहां से एंगल 90 डिग्री आया, फिर मैंने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के बाद फिर मैंने पाइथागोरस लगाई, 4 स्टेप्स कर चुका हूँ। अब इसके आगे 2 तरीके होते हैं, हम वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं और उसमें सिमिलरिटी कर सकते हैं, तो मैं इसको सिमिलरिटी से बताता हूँ, बड़ा छोटा और सिंपल होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना 2 ट्राइंगल सिमिलर करूंगा, आपने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल्स कैन मेड सिमिलर, सबसे इजी होता है हमारे पास डबल सिमिलरिटी, अगर आप किन्हीं 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल कर दो, ऑब्वियसली तीसरा भी इक्वल हो जाता है एंगल प्रॉपर्टी से, मतलब अगर आप किन्हीं 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स को इक्वल कर दो, मतलब वो 2 ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, और अगर कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, सिमिलरिटी के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के केस में कॉन्ग्रुएंसी के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंड इन केस ऑफ सिमिलरिटी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए जरा, आपको दिख कहां पे रहा है, मैंने बताओ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे देख, यहाँ पे कर देते हैं, दिख रहा है ये आपका एक पोर्शन, ये है एक पोर्शन, ये है, और एक पोर्शन आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं 2 ट्राइंगल सिमिलर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना सर, सिमिलर करने से पहले
हाँ ठीक है, सिमिलर करते हैं सीधे, मैं उसी में लिख दूंगा, ठीक है। देखो जरा ट्राइंगल सिमिलर करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा, देखो ओपी जो है रेडियस और टीपी टेंजेंट है ना। आप देख रहे हो, सिंस OP is the radius, OP is the radius and TP is the tangent, and TP is the tangent. Therefore, OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा TP के, OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा TP के। मतलब ये जो एंगल है देख रहे हो, ये जो एंगल है TPO 90 डिग्री होगा। Therefore, angle TPO is equal to 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, ठीक है। अब देखो सर, अब सिमिलरिटी लगानी है इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ले लो आपके पास OPT, OPT एंड ट्राइंगल ORP, ORP। मैंने बड़े ध्यान से ट्राइंगल के लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों ट्राइंगल का नाम इस तरीके से लिखा है कि इनमें सेंट्रल एंगल 90 है। देखो OPT ट्राइंगल लिया, लेकिन उसमें मेरे को पता है ये जो एंगल P है 90 डिग्री है। ये मैंने जस्ट प्रूफ किया अभी कि एंगल TPO बोलो या एंगल OPT बोलो, एक ही बात है ना। तो एंगल OPT लिखता हूँ यहाँ पे, इजी लगेगा आपको, एंगल OPT, एंगल OPT है ना। तो मतलब जब ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर था तो मतलब ये वाला एंगल, एंगल OPT, ये पूरा एंगल 90 होगा। अब मैंने एक बड़ा ट्राइंगल पकड़ा, मैंने पकड़ा ट्राइंगल OPT, देख रहे हैं ये ट्राइंगल OPT, एक ये ट्राइंगल पकड़ा OPT और ये ट्राइंगल ये पकड़ा छोटा सा ORT, और मैंने इनकी नाम भी इस तरीके से लिखी है, कॉमन पॉइंट सेम लिखा हुआ है OPT, जो बीच वाला एंगल है वो 90 डिग्री लिखा है। देखिए सिमिलरिटी में एंगल की जो रिटर्न फॉर्म होती है वो बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती है, उसमें ना वो हमें साइज की प्रोपोर्शनल में हेल्प करता है। तो OPT एंड ट्राइंगल ORP दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो एंगल 1 दोनों में कॉमन, ये एंगल 1 इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये एंगल 1 इस बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। एंगल 1 कॉमन हुआ सर इन दोनों में, एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, ठीक है। तो दूसरी चीज देखो जरा 90 डिग्री, सर जो बड़ा वाला ट्राइंगल था OPT, उसमें तो एंगल OPT 90 डिग्री है, एंगल OPT, लेकिन जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल जो हमारे पास ORP, छोटा वाला ट्राइंगल ORP है ना, तो उसमें एंगल ORP 90 डिग्री है, इसमें एंगल, हाँ ठीक बोल रहे हैं, एंगल ORP 90 डिग्री, ठीक है ना। मैं एंगल P को, चलो ठीक है ORP लिखूंगा बेटर रहेगा 90, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री, दोनों इक्वल आ गए, ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय डबल सिमिलरिटी, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिंपल लिख सकूं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अब if two triangles are similar then the ratio of the corresponding sides are proportional, then the ratio, अगर आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब देखो जरा मैं इनकी साइड कैसे, देखो मैंने क्या किया, बड़े वाले ट्राइंगल, अब क्या होता है कि जब आप प्रोपोर्शनल पकड़ते हो मतलब इस तरीके से आएगा, है ना, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे एक साइड, यहाँ एक साइड, पहले मैं साइड पकड़ूंगा बड़े वाले ट्राइंगल की, फिर छोटे वाले ट्राइंगल, रेशियो लूंगा, फिर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, फिर छोटे वाले ट्राइंगल, है ना। तो क्या बोल रहे हो बीपीटी, बीपीटी तो हम तब लगाते हैं ना जब एक लाइन पैरेलल आनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो तब लगती है ना पैरेलल है, ऐसी एक इसी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स में, देन रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, है ना, बीपीटी तब लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर है देन रेशियो ऑफ साइड्स आर आल्सो इक्वल, बीपीटी भी यही कहती है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स देन द रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, है ना, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होती है, और रेशियो ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनल बोला जाता है, नॉट इक्वल, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अगर दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए, मतलब कि ट्राइंगल OPT और ट्राइंगल ORP दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय डबल सिमिलरिटी। अब मैं दोनों की साइड इस तरीके से लिखनी है आपको कि पहले साइड आने चाहिए बड़े ट्राइंगल की, फिर साइड आने छोटे ट्राइंगल, क्यों? क्योंकि जब मैंने दोनों को सिमिलर किया है, जब मैंने दोनों को सिमिलर किया तो पहले मैंने लिखा था बड़ा वाला ट्राइंगल OPT, फिर मैंने लिखा छोटा वाला ट्राइंगल, तो सिमिलरिटी में ऐसी लिखनी। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल जो OPT, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की साइड TP ले, देख रहे हो, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड TP ले, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड मैंने ले ली TP, तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ले ली मैंने RP। मैं आपको बताता हूँ इसको लिखने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, RP, TP जो है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड,
छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ले ली मैंने आर, ठीक है, एक बार हो गया। अब दूसरी बार फिर, अब मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले ली ओपी। ये ओपी जो है, देखो ये जो ओपी साइड है ये बड़े ट्रायंगल में भी आ रही है, छोटे ट्रायंगल में भी आ रही है। तो मैंने इस ओपी को अब लिया बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ले लिया OR, ठीक है। दिक्कत आपको यही आती होगी कि कौन सी साइड को ले। ये मैं बताता हूँ मैंने इसको किसने सिंपल तरीके से कैसे लिया। सर आपको OP बाय OR से, OP बाय OR, चलो ठीक है, वो मैंने बाद में ले दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने OP लिखा था ना, OP बाय OR लिखता तो वो ज्यादा बेटर, मैं वो ट्रायंगल की कंफ्यूज था। तो मतलब आपका TP तो है नहीं है, RP है आपके पास, RP, हाँ RP कितना था 4 है ना, RP कितना था आपके पास 4, तो फिर RP था हमारे पास 4, OP कितना था आपके पास रेडियस, OP था सर हमारे पास 5, और OR कितना था आपके पास 3, तो मतलब TP की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई 4 × 5 20 बटा, मतलब लगभग 6 पॉइंट समथिंग, 6.6 समथिंग जो लेंथ होगी वो TP की लेंथ आ जाएगी 20/3, TP की लेंथ आ गई 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन करना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन सबसे मेन जरूरी ये साइड की प्रोपोर्शन कैसे लिखोगे आप। देखो मैंने ट्रायंगल जैसे लिखा, अब देखो मैंने ट्रायंगल को ध्यान से लिखा था, OPT और OR कैसे लिखा था, O पॉइंट से शुरू किया था, फिर मैंने राइट ट्रायंगल देखा, यहाँ पे है एंगल OP, तो यहाँ पे लिखा OPT, और यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90, तो मैंने लिखा OR, यहाँ पे लिखा ORP। अब देखो जो मैंने ये रेशियो ऑफ साइड देखी ना, वो यहाँ से बड़ी मिलती जुलती, देखो यहाँ पे पहली दोनों OP है, तो यहाँ पे OR, देख रहे हो, इस साइड मैंने OP ली, यहाँ पे OR, फिर देखो जरा, फिर मैंने यहाँ पे ली TP, अगली दोनों, यहाँ पे TP ली लास्ट दो, तो यहाँ पे मैं लास्ट लूंगा R, तो यहाँ TP ली तो यहाँ पे R, है ना। अगर मैं ट्रायंगल को सही लिखा ना तो रेशियो ऑफ साइड बनाना काफी आसान, ठीक है। देखो जरा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बताओ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास एक सर्कल था, जिसमें सर्कल था पॉइंट O, TP और TQ दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट थे, और बोला गया था आपको कि बताइए ये जो एक्सटर्नल और इस सर्कल का रेडियस दिया गया था 5 सेंटीमीटर, और बोला गया था कि हमारे पास एक कॉर्ड है PQ जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो बताइए जो TP है उसकी क्या लेंथ होगी, एक्सटर्नल टेंजेंट लेंथ वाली। देखो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या की, मैंने एक तो रेडियस को ज्वाइन किया, OP और OQ को ज्वाइन किया, और OT को भी ज्वाइन किया, ठीक है। जब मैंने इन सबको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी लगाई, सबसे पहले मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई बड़े ट्रायंगल, मैंने ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था OTP और OTQ इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या लगाया मैंने, OP = OQ रेडियस, OT कॉमन, और PT = PQ, द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट आर इक्वल। तो जब ये दो बड़े ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैंने वहां एंगल 1 एंगल 2 CP इक्वल ले लिया, पहले तो इतना काम किया। फिर ये जो मैंने एंगल 1 एंगल 2 इक्वल लिया, इनको मैंने छोटे वाले ट्रायंगल दिए, ये जो ट्रायंगल आपका OPR OQR, ये दो जो छोटे छोटे ट्रायंगल था ना, इन दोनों ट्रायंगल की मैंने कॉम्बिनेशन किया। तो देखो OPR और OQR इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें एंगल 1 एंगल 2 बराबर रूट ऑफ OP = OQ रेडियस ऑफ सर्कल, और OR = OR कॉमन, OR कॉमन, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने इसमें दूसरे वाले एंगल, मतलब इस ट्रायंगल में एंगल थी और इस ट्रायंगल में एंगल थी, लेकिन 3 और 4 तो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये दोनों लीनियर प्लेन बना रहे हैं, तो मतलब एंगल 3 एंगल 4 दोनों का मिलकर 90 डिग्री आ गया। जैसे ही 90 डिग्री दिखा मुझे कॉर्ड के ऊपर, कभी भी 90 डिग्री एंगल दिखता है तो वहां पे थ्योरम आती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्शन, ठीक है। तो मतलब कि मुझे दिख गया कि हाँ कॉर्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्शन, मतलब जो ये कॉर्ड है ये दो हिस्सों में बराबर बट रहे, तो मतलब पूरी PQ की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, मतलब PR और QR दोनों के दोनों 4-4 सेंटीमीटर हो गए, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब अगर ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, देखो जरा ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और बीच में 90 डिग्री, तो राइट ट्रायंगल में अगर मुझे दो साइड पता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसी साइड निकाल सकता हूँ। फिर मैंने क्या लिया, मैंने PGT लगाई है OPR, तो ये OPR में मैंने PGT लगाई, तो मैंने OPR में PGT लगाई, तो OP 5 PR 4, तो मैंने वहां से OR निकाल दिया 3 सेंटीमीटर, तो ये OR 3 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे पास था, अभी OR जो 3 सेंटीमीटर आ गया, फिर मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि रेडियस और टेंजेंट भी तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो सर OP हमारे पास रेडियस है और ये TP हमारे पास टेंजेंट है,
तो मतलब ओपी और टीपी अगर परपेंडिकुलर है, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल ओपीटी 90 डिग्री होगा। जैसे ही ओपीटी 90 डिग्री शो किया, अब मैंने दो ट्रायंगल पकड़े जिनको मैंने सिमिलर करा। एक मैंने पकड़ा ट्रायंगल ओपीटी, बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल ओपीआर, ठीक है, एक ओपीटी और एक ओपीआर, ठीक है। अब जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स पकड़े, इन दोनों में कैसे सिमिलर के दोनों ट्रायंगल्स को, दो एंगल इक्वल। देखो ओपीटी और ओपीआर में एक तो एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, नंबर एक, और दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है। बड़े वाले ट्रायंगल में ओपीडी 90 डिग्री है और छोटे वाले में ओआरपी 90 डिग्री, बिकॉज एंगल 390 प्रूव किया। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए सिमिलरिटी। जैसे डबल ए सिमिलरिटी होगी तो मैंने इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन कर दिया। कैसे पकड़ा, यहाँ पे ओपी पकड़ा तो यहाँ पे ओआर पकड़ा, तो ओपी बाय ओआर, और यहाँ पे क्या पकड़ी, पहली दोनों साइड ओपी बाय ओआर, और फिर लास्ट दो पीटी बाय पीआर, तो पीटी पता नहीं था, पीआर पता था आपको 4, ओपी पता था, रेडियस 5 और ओआर पता था 3। तो वैल्यूज पुट करके टीपी की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। समझ आया जी? समझ आया, देख लीजिए, उस दिन अभी इंपॉर्टेंट है आने वाला क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? ठीक है, रब कर दे, नोट कर रहे हो या कर दे रब इसको, ये टेक्स्ट बुक पे भी करवाने जल्दी करिए। रब कर दे बच्चे इसको, नोट तो नहीं कर रहे हो, बता दें। ठीक है, मिटा दे, कोई टाइप कर रहा है नोट तो लिख देना सर, नहीं कर रहा तो फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये करके आना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर काम करते हैं। अभी मैं आपको करवाता हूँ टेक्स्ट बुक में, आपका क्वेश्चन नंबर मुझे बोला था 12 और 13, 12 13, चलिए 13 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है। 12 थोड़ा लेंथी है ना, 13 करवाएगा हूँ, ठीक है। देखिए आज मैं आपको जैसे ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बचेगा, वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपका ना चैप्टर स्टार्ट करूंगा सबसे सीरियल बोल, ठीक है। वो मैंने वैसे अगली क्लास में स्टार्ट करना था, मैं सोचा था कि आज आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आज मैंने आपका एनसीईआरटी के जो आपका डाउट था वो क्लियर किया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका ऐसा एक आधा क्वेश्चन बचा पहले वो करवा दूंगा, या वो लास्ट में कर दूंगा। अगली क्लास में आपके टॉपिक स्टार्ट करूंगा सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके लास्ट के 15 से 20 में डेली बेसिस पर जो ये एक आधा क्वेश्चन इसका बचा है, और साथ में उसको जो मैंने कोई 10-15 क्वेश्चन मार्क किए थे अच्छे जो आपको लगेंगे, ठीक है, जिसमें सर्कमफ्रेंस वगैरह यूज होता है, तो वो क्वेश्चन करना उसके बाद एट द लास्ट के बाद, ठीक है, ताकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे एक्स्ट्रा, और साथ साथ एनसीईआरटी जो आप कर ही रहे हो, और मेरा सरफेस एरिया वॉल्यूम जो वन ऑफ द गुड अच्छा चैप्टर है वो करेंगे, ठीक है। 10th का आपको इस बार आपको पेपर में मिल गया होगा सिलेबस है ना, उसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव लिखा होगा, उसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव। बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम के लिए इनफ है, अगर आपने बेसिक रखा हुआ तो फिर आपके एनसीईआरटी इज गुड। एनसीईआरटी में सब कुछ एग्जांपल थ्योरम क्वेश्चन सब कुछ अगर आपने बेसिक रखा है, अगर आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आप साथ में एक ही एग्जाम्पल भी कर लेते हो, यानी कि जो यहाँ का एक एनसीईआरटी अगर आपने बेसिक रखा है तो एनसीईआरटी इज इनफ, अगर आपने स्टैंडर्ड रखा है तो जो एनसीईआरटी है प्लस मॉड्यूल जो आपको यहाँ से मिलता है, प्लस अगर आप एग्जाम्पल कर लो साथ में तो इट इज वेरी गुड, ठीक है ना। तो उसी वहीं से फंसता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो मैं भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ से, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन करवा देता हूँ, निकल जाएगा मेरे को टाइम। एक क्वेश्चन था 12 13 हुआ था ना, अगर 13 करवा रहा हूँ अभी, थोड़ा छोटा है ना इसीलिए। कहता है कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल।
कहता है कि क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। देखो बड़ी बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर सर्कल अंदर बनाए या बाहर, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, सर्कल अंदर ही बनाएंगे मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि सर्कल अगर अंदर बनेगा तभी एक्सटर्नल पॉइंट बाहर आएगा, ठीक है, तब जाके आप एक्सटर्नल थ्योरम लगा सकते हैं सर्कल में। लेकिन बड़ी बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सर्कल बाहर बनता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मिलेगा। तो मतलब उसने बोला कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, सर्कमस्क्राइब करना मतलब बाहर से, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, कहता सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, मतलब सर्कल का सेंटर तो होगा ये, मतलब मेरे को गिवन तो दिया हुआ एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, मुझे टू प्रूफ करना है कि सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाए, सप्लीमेंट्री मतलब प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की जो ऑपोजिट साइड है ना ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाए, तो मतलब अगर ये वाली साइड सेंटर पे एंगल बनाती है मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मतलब ओ और ओबी ये साइड है सेंटर पे ये वाला एंगल, और ये वाली साइड सेंटर पे बनाती है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब मुझे शो करना ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम 180 शो कर दूं तो मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो मतलब मुझे शो करना बेसिकली एंगल एओबी, अब ये दोनों या ये दोनों आपको क्या एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी मुझे 180 शो करना, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको ज्वाइन करना पड़ा एक तो ओए को, ओएबी को, ओसी को, ओडी को, इनको ज्वाइन किया, तो साथ में जहां ये सर्कल और जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर था जहाँ टच हो रहे थे, जैसे ये था, जैसे आ गया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, चार टच हो रहा था, और आपने इनको भी ज्वाइन करना है, ओ ई, ओ एफ, ओ जी और ओ एच, ठीक है, तो मैंने ओ बी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी और ओ एच, इन सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जरा प्रूफ में आप क्या करेंगे, ठीक है, मैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, ध्यान देखना, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों कोई भी दो पकड़ लो, ये दोनों मैंने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ओ ए ई एंड ट्रायंगल ओ ए एच, ठीक है, देख लीजिए जिसने ये डाउट क्वेश्चन बोला था, ट्रायंगल ओ ए ई और ओ ए एच, ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं, देखो ये जनाब सर एक लोग सर ओ ए कॉमन है, ठीक है, ओ ए कॉमन है, उसके बाद सर ओ एच इज इक्वल टू ओ ई, मैंने ओ ई लिखा पहले, ओ ई इज इक्वल टू ओ एच, याद आएगा रेडियस ऑफ सर्कल, ओ और एच रेडियस सर्कल है, और साथ में लास्ट में एक्सटर्नल थ्योरम ए इज इक्वल टू ए एच, ए इज इक्वल टू ए एच, याद आएगा 10.2 थ्योरम, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इसे जो ट्रायंगल थे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 रूल, ओके, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तुम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर ले सकते हो, तो इसमें मैंने ये ले लिया एंगल 1, ये ले लिया एंगल 2, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीबीसीटी, तो सर जिस तरीके से ये दोनों बराबर करके 1 और 2 इक्वल है, उसी तरीके से सिमिलरली ये 3 और 4 भी बराबर कर सकता था, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 कर सकता था, सिमिलरली इन दोनों को इक्वल करता, एंगल 5 और एंगल 6 कर सकता था इक्वल, सर सिमिलरली एंगल 5 एंगल 6 कर सकता था, और सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 8 कर सकता था, सिमिलरली एंगल 7 एंगल, ये सारे कर सकता था, ये कॉम्बिनेशन लगाएंगे और ये सारे सिमिलरिटी से कर सकता था। अब जैसे ही हमारे पास सारे सिमिलर हो गए, अब देखिए जरा, जैसे आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल होता है 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री होता है, मतलब टोटल ये होता है 360 डिग्री, जो पूरा सर्कल होता है ना वो बनाता है 360 डिग्री, तो मतलब कि अगर आप इन सारे एंगल को प्लस करो, ये सारे एंगल को प्लस करो तो एक सर्कल बन रहा है, तो मतलब इन सारे एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए, तो मतलब नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इन सबका सम होगा 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब ये बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, 3 बराबर है, तो मैं इनको इस टर्म में लिखूंगा कि मेरे को एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 7 रिटेन कर, क्योंकि 2 3 मिलकर बनाते हैं एओबी और 6 और 7 मिलकर बनाते हैं सीओबी, तो हम 1 और 2 बराबर थे, इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 को बचाया, देन 3 को बचाना है, 3 और 4 को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 5 और 6 में मेरे को 6 बचाना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6, और 7 और 8 में मुझे 7 बचाना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 180 डिग्री और 360 डिग्री,
तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से काटा तो ये आ गया 180 डिग्री। अब देखिए जरा 2 प्लस 3, 2 में 3 जोड़ोगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए ओ बी। और 6 में 7 जोड़ोगे तो एंगल सी ओ, एंगल सी ओ। तो यही आपको प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी का सम 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जिसका भी डाउट था ये इस तरीके से हो जाएगा। रिपीट करता हूँ, देखिए जरा। मैं कल बोला था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी ऑपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो सप्लीमेंट। तो सेंटर पे एंगल ए बी बनाता है, सेंटर पे एंगल ए ओ बी, सी डी बनाता है सेंटर पे एंगल सी ओ बी। तो मतलब मुझे प्रूव करना था ए ओ बी प्लस सी ओ डी का सम 180 डिग्री। सबसे पहले तो मैंने ज्वाइनिंग की, मैंने सेंटर से ए को, बी को, सी को, डी को ज्वाइन किया, और सेंटर से जहाँ पे सर्कल और क्वाड्रिलेटरल टच हो रहे थे उनको मिलाना, ई एफ जी एच। तो ओ से ई, ओ से एफ, ओ जी और ओ एच सबको ज्वाइन किया। फिर मैंने कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल को कॉम्बिनेट किया जहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट हो। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक ट्रायंगल इस तरफ वाला, एक ट्रायंगल इस तरफ। तो मैंने ट्रायंगल ओ ए ई और ट्रायंगल ओ एच को कॉम्बिनेट किया। कॉम्बिनेट कैसे? एक तो सर एच ई और एच ई लेंथ ऑफ एक्सटेंडेड एंगल इक्वल, ओ ए कॉमन, और ओ एच इज इक्वल टू ओ ई रेडियस। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉमन है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू 2। वैसे ही मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को करता तो 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करता तो 5 और 6 एंगल बराबर होते। सिमिलरली अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते तो एंगल 7 एंगल बराबर। लेकिन जब आप इन सभी एंगल्स का एडिशन करोगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा, और सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अगर मैं करूंगा तो उनका जमा आना चाहिए 360 डिग्री। लेकिन इसमें भी कुछ एंगल बराबर है। अब 1 और 2 बराबर थे उसको मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ 2, 3 और 4 बराबर थे उसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ 3, 5 और 6 बराबर थे 2 टाइम्स ऑफ 6, और 7 और 8 बराबर थे 2 टाइम्स ऑफ 7। सब में से 2 कॉमन लिया, 2 को वहां से काटा तो बचा 180 डिग्री। यहाँ बच गया 2 + 3 और 6 + 7। लेकिन 2 + 3 जब आप जोड़ोगे तो एंगल बनेगा ई, और 6 + 7 जोड़ोगे तो बनेगा एंगल सी ओ। तो इस तरीके से, ठीक है बच्चे, देख लो। क्लियर है? यहाँ बच्चे क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आज मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, सही एनसीईआरटी का है ना? हाँ, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन बच्चे में डाउट हो गया था ना कि जो एग्जाम्पल्स थी वो, और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 और 13। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को आज छोड़ा क्योंकि थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हो गई थी, तो अभी थोड़ा टाइम कम था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कल के रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 और सारी जो भी एग्जाम्पल थी वो मैंने सारे आपको करवाई है, ठीक है। वहाँ पे डाउट थे तो इसी रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो और अब आप घर पे से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगली क्लास से मैं आपका एक तो सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके कुछ हम साथ साथ में थोड़े क्वेश्चन करते चलेंगे। लेकिन आपका एक होम असाइनमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास में ना सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्योंकि आपने 9 में पढ़ा हुआ है, तो आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में इन जो मैं अभी नाम बोलूंगा उनके आपको सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद करके आना। 9 में पढ़ा था आपने, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके नहीं है, सिस्टम नहीं है, आप इस साल पढ़ोगे वो सिस्टम का। तो ये क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर, इन 6 फिगर्स की आपको लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद करके आना, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे फिर वो बताऊंगा नहीं इनका सरफेस एरिया कैसे बनता था क्या था, क्योंकि वो 9 से आपने पढ़ा हुआ है कि ये फॉर्मूले होते हैं। हालांकि मुझे पूछेगा कि बना कैसे, मैं समझा दूंगा, लेकिन हर किसी का नहीं बता पाऊंगा ना, तो इसलिए पढ़ के आना, क्योंकि 9 से आपने पढ़ा हुआ है, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से जाऊंगा, समझा। समझ आया मैंने जो बोला? ठीक है जी। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आज आपसे फिर हम लेते हैं अलविदा, ठीक है। घर पे पढ़िए, ध्यान रखिए अपनी सेहत वगैरह का, ठीक है। सेहत वगैरह का ध्यान रखिएगा, बाकी थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बच्चे, बोलो। हाँ जी बच्चे।
ठीक है बच्चे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ना मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा आपको। तो मैं मॉड्यूल ले भी लूंगा यहाँ से, फिर मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से भी करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप वो भी करिएगा, मैं भी करवाऊंगा, साथ ही कुछ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में मार्क करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चे, आज आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।